फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 4 यानी कि यूनिट 4। इसका नाम है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड रेगुलेशन टू इंफॉर्मेशन। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या है हमारा है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके लॉ के बारे में बताया गया है, और दूसरा हमारा जो भी हमारे एक्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो में पूरा हम विस्तार से देखेंगे और बहुत कम समय में इसको एंड करने की कोशिश करेंगे, मात्र आधे घंटे से कम समय में। और आप इसका पूरा फुल जो ओवरव्यू है वो देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप अपने हिसाब से भी इसका ओवरव्यू देख सकते हैं और एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट क्या है। दो क्वेश्चन है इसमें। तो पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उसका राइट पढ़ लेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड में जो भी हमारा क्रिएशन होता है, अर्थात में देखिएगा लिखा है, यूजुअली एक्सप्रेस्ड आर ट्रांसलेटेड इनटू ए टेंजिबल फॉर्म। ये क्या होता है? टेंजिबल फॉर्म में हमारा ट्रांसलेट होता है, एक्सप्रेस होता है। दैट इज असाइंड सर्टेन राइट ऑफ प्रॉपर्टी। जो आपका क्या होता है, जो मतलब बताता है कि आपके ही के द्वारा बनाया गया, मतलब एक राइट ऑफ प्रॉपर्टी देता है कि अगर आपने कोई भी इन्वेंशन कर लिया, कोई भी आपके माइंड में कोई आइडिया आ गया, फिर कोई चीज़ बना ली आपने, तो अगर उसको चाहते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करना है, तो यह हमारा क्या करता है, यह एक मतलब फीचर देता है, एक तो समझ लीजिए। ठीक है, ये राइट देता है कि अगर आपने यहाँ पे इसको प्रूव करा दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक, जैसे कॉपीराइट होता है, इसके अंदर आता है, तो आपका क्या होगा, वो दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है आपके बिना। ठीक है, आपके बिना परमिशन के। जैसे एग्जांपल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड एन आथर्स कॉपीराइट। मतलब कि अगर आथर ने कोई चीज़ लिखा हुआ है तो दूसरा कोई इसको नहीं यूज कर सकता है। जैसे कि आपने मान लीजिए बुक और आर्टिकल जो भी लिखे गए होते हैं, अगर मान लीजिए आपके बुक और आर्टिकल का यूज कोई दूसरा कोई बिना परमिशन कर रहा है, या फिर मान लीजिए डिस्टिंक्टिव लोगो, यानी कोई भी अगर आपके कार का लोगो, जैसे मान लीजिए मारुति कार का लोगो होता है या फिर महिंद्रा का होता है, सबका लोगो देखेंगे अलग अलग होता है, तो कोई भी कंपनी सेम लोगो यूज नहीं कर सकती है। ठीक है, और ना ही वो रिप्रेजेंट कर सकती है कंपनी अपना उसको, और ना ही उसको अपना प्रोडक्ट बना सकती है, क्योंकि अगर किसी ने बना लिया पहले से तो आप उसको नहीं बना सकते। यह होता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी होता है इसका राइट क्या होते होते हैं। पहला हमारा क्या है, आईपी, इसको आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी कोई भी अगर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसका राइट क्या हो सकता है, तो कैन बी डिफाइंड एज द राइट गिवन टू पीपुल ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। जो भी हमारे माइंड में क्रिएट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो ये अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दिया, दे यूजुअली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूजर ऑफ हिज क्रिएशन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या होता है, एक निश्चित समय होता है। जैसे मान लीजिए 10 साल के लिए आप करा लीजिए, जो होता है काफी राइट, 10 साल के बाद दूसरा कोई यूज कर सकता है, ऐसा कि नहीं। लेकिन 10 साल तक अगर आपने करा दिया, एक पीरियड ऑफ टाइम करा दिया, तो उसको उस समय तक कोई भी आदमी उसको रीयूज नहीं कर सकता है उसके बिना परमिशन का। ठीक है, और तीसरा दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड। या क्या होता है, हमारा माइंड का क्रिएशन होता है, उसको रिफर करता है, इन्वेंशन को करता है। लिटरली एन आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम, इमेज एंड डिजाइन यूज टू इन कॉमर्स। तो कॉमर्स में क्या होता है, ये यूज किया था हमारा जो भी सिंबल नेम होते हैं। ये हमारा हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। हमारा सेकंड हमारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे कैटेगराइज किया था, कौन कौन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो एक पहला हमारा है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे जो पेटेंट होते हैं वो आते हैं, ट्रेडमार्क आते हैं, तो या जियोग्राफिकल जो भी इंडिकेशन होते हैं वो हमारे आते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ का पेटेंट करा दिया, उसका ट्रेडमार्क के लिए लिया, तो उसका दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है। फिर दूसरा हमारा है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी आर्टिस्टिक वर्क किया है, जैसे दिया है ना, इट इंक्लूड्स लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क सच एज नोवेल, पोएम। अगर आपने बनाया, फिर कोई एक कविता लिख दिया, या कोई फिल्म बना दिया, या कोई म्यूजिक बना दिया, ठीक है, या कोई कला बना दिया, पेंटिंग बना दिया, फोटोग्राफ बना दिया, मूर्ति बना दिया, उस मूर्ति को, उस चीज को, यानी उस पेंटिंग को दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो कॉपीराइट तुरंत आ जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका क्या अधिकार ले लिया है कि ये मैंने पहले से बनाया है, तो आप इसको नहीं बना सकते हैं दोबारा। ठीक है, आप दूसरे डिजाइन बना सकते हैं, या सेम नहीं बना सकते। We are right related to copyright include those performing artists in their performance, producer of phonograms on their recording, those broadcaster and their radio and television program। से हमारा जो होता है वो हमारा होता है आर्टिस्ट में, जैसे कि आप आपके कलाकार होते हैं जो कि हमारे रेडियो का रिकॉर्डिंग वटिंग करते हैं, तो उनको भी आप नहीं कर सकते हैं। वो भी क्या होता है, जैसे यूज करेंगे तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा। 4.3 है कि पेटेंट क्या होता है। ठीक है, और इसके बिहाइंड जो
पेटेंट का जो नियम होता है वो क्या होता है। तो पेटेंट जो होता है, पेटेंट इज ग्रांटेड एज एन एक्सक्लूसिव राइट बाय द गवर्नमेंट टू ए ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर आर दिस असाइनी फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, उसके बाद ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये ए पेटेंटी enjoy exclusive right to prevent the third party from unauthorized act of using the patented product or process during the term of product। इसका क्या होता है, एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अब दूसरा कोई क्या होता है यूज कर सकता है। तो अब उसके बाद या तो रिन्यू करा दीजिए या फिर उसको इसी रहने दीजिए, ये तरीका होता है इसका। जैसे दिया पेटेंट इन्वेंशन बिकम फ्री फॉर पब्लिक आफ्टर यूज दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने पेटेंट कराया उसके बाद यह क्या हो जाएगा, इसका एक्सपायर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोई क्या कर सकता है, इसको यूज कर सकता है। पेटेंट केसेस टू हैवी इफेक्ट बाय नॉन पेमेंट ऑफ एनी रिन्यूअल फीस, ठीक है। इसको इसका भी इफेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट बिहाइंड ग्रांटिंग पेटेंट, इसका पीछे ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोटिव क्या होता है, तो हमारा पेटेंट कराते हैं। पेटेंट प्रोवाइड इंसेंसिटिव टू इंडिविजुअल फॉर ऑफरिंग देम रिकॉग्निशन फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड मटेरियल रिवार्ड फॉर देयर मार्केबल इन्वेंशन। अगर आपने पेटेंट करा लिया, इसका मतलब ये होता है कि ये आपने ही क्या किया है, इसका सबसे पहला इन्वेंशन किया है, ठीक है। तो यह उसको रक्षा करता है, सुरक्षा करता है कि दूसरा कोई ये ना बोल दे कि मैंने भी बना लिया है, ये तुम्हारा नहीं है, मैंने पहले बनाया था। तो ये कोई ना बोल सके, इसलिए कंप्लेंट किया जाता है या फिर पेटेंट लगाया जाता है। This incentive encourage innovation of that ensures that the quality of human life is continuously enhanced। इससे क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन लाइफ है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, हमारा इनहेंस होता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा हम लोग नया नया इन्वेंशन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि कोई ये नहीं कहेगा कि वो कर लिया वो कर लिया, मैं क्यों कर रहा हूँ, जब मैं कर ही ले रहा हूँ, दूसरा कोई, मैं बना रहा हूँ, मैं इन्वेंशन कर रहा हूँ, दूसरा कोई बता रहा है कि मैं बना दिया हूँ। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक दिया व्हाट आर साइलेंट फीचर ऑफ द पेटेंट, पेटेंट का जो साइलेंट फीचर होता है वो क्या होता है, हमारा अमेंडमेंट बोलते हैं उसको। तो उसका एक्ट बताना है आपको, कौन से दो है ना, उसका एक्ट बताना है। तो साइलेंट फीचर ऑफ जो पेटेंट होता है हमारा एक्ट 2 का, ठीक है। तो फर्दर हम यहाँ पे कंडीशन करेंगे ऑफ नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस, ठीक। तो इसमें पहला हमारा है कि क्या क्या होता है, या नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन होता है पहला एक्ट के अंदर ये है। दूसरा है हमारा 20 ईयर्स टर्म्स ऑफ पेटेंट फॉर ऑल टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजी के लिए ये 20 साल के टर्म होता है इन लोगों का, पेटेंट का जो होता है 20 साल तक आप करा सकते हैं इसमें, ठीक है। तीसरा होता है प्रोविजन फॉर रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ प्रोफेस पेटेंट। तो प्रोफेस पेटेंट होता है हमारा, उनके केस में ऐसा होता है, बर्डन होता है थोड़ा। चौथा हमारा है प्रोविजंस ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसेस टू मीट पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। एक तो पब्लिक हेल्थ जो कंसर्न होता है उनमें क्या होता है, ये होता है प्रोविजन वाला। फिर एक होता है पांचवा दिया डिलीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लाइसेंस ऑफ राइट, तो यह पढ़ सकते हैं। इसके बाद दिया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ईट ऑफ एग्जामिनेशन। खत्म दिया हमारा यहाँ पे मैंडेटरी पब्लिकेशन आफ्टर 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग। जब भी आप एप्लीकेशन अगर करा रहे हैं मैंडेटरी होता है आपको 18 महीने बाद क्या करें, उसको आप फिल कर दें। प्रोविजन फॉर प्रोफेस पेटेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफिलिएट बोर्ड। 10वां हमारा है प्रोविजन फॉर पैरेलल इंपोर्ट, और 11वां है प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग फॉर यूज ऑफ ए पेटेंट इन्वेंशन अपडेटिंग, ये सब चीज़ें हैं। 12वां है प्रोविजन ऑफ टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा 4.5 है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग पेमेंट। अगर आपको पेटेंट कराना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। पहला क्या हमारा एप्लीकेशन ऑफ फॉर पेटेंट है, पहले क्या करेंगे आप एप्लीकेशन प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एवरी एप्लीकेशन इज ए पेटेंट सेल बी बाई इन्वेंशन, केवल इन्वेंशन वाला ही होना चाहिए इसमें, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डालते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। इट शैल बी मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड form and fill in the patent office where the applicable is made by virtue of assignment of right to apply. Proof of such right shall be filed. हमारे यहाँ the application shall be state that the applicant is in profession of the invention and give the name of the owner claiming to be the true, ठीक है। तो इसके लिए हमारा है। फिर हमें पूछा है कि हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट, पेटेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है, एनी पर्सन, कोई भी कर सकता है, क्लेम टू बी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। फिर दिया हिज असाइंस। फिर 3 दिया द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी डिक्रीज्ड पर्सन हु इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ वाज एंटाइटल्ड
टू मेक सच ए एप्लीकेशन। तो इसको कोई भी क्लेम कर सकता है भाई, अगर आपने बनाया पहले से तो इसको आपको करना चाहिए। हुम टू अप्लाई, इसे किसे अप्लाई करना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, देयर आर 4 पेटेंट ऑफिसेज इन इंडिया विच आर लोकेटेड मुंबई। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मुंबई कर सकते हैं, कलकत्ता कर सकते हैं, दिल्ली कर सकते, चेन्नई कर सकते हैं, 4 जगह इसका ऑफिस है। राइट holder can file their patent application is any one of these patent offices depending on the territory agency। जिसको जहाँ नजदीक पड़ेगा वहां जाके करा सकते हैं। patent law in India allow the applicant to file a patent application if they have a place of residence or business or domicile in India। पूरे भारत में कहीं से भी करा सकते हैं। the application must be an Indian national or conventional country। Foreign applicants who do not having a place of business in India are required to file their patent। को अगर फॉरेन में अब नहीं कर सकते हैं तो इंडिया में करा सकते हैं। यदि हमारा प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, एवरी सच एप्लीकेशन टू इज टू अकम्प्लिश्ड बाई प्रोविजन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो ये इसका होता है पार्ट, आप यहाँ देख सकते हैं पूरा एवरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सूट सारा चीज़ें दिया है। ये दिया है हमारा पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो पब्लिकेशन होता है वो कैसे होता है, द एप्लीकेशन शेल नॉट बी ओपन टू द पब्लिक फॉर सच पीरियड इमेज बी prescribed that the applicant may request to controller to publish application at any time before of the expiry of a prescribed time। ये सब चीज़ें उसके बाद हमारा होगा एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का होगा आपका एग्जामिनेशन होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 48 मंथ, मतलब कि 48 महीने के पीरियड का होता है। इसके अंदर आपको क्या फाइलिंग करना पड़ता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रांट ऑफ पेटेंट। अब क्या होगा आपका चेक किया जाएगा सारा प्रोफाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको अधिकार दिया जाएगा कि ये आपका जो एप्लीकेंट है, ठीक है, ये जो चीज़ें है उसका क्या हो जाएगा, हमारा अधिकार मिल गया, आपको गारंट मिल गया है। आप क्या कर सकते हैं, वो ऑफिशियल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। ठीक है, कि यह मैंने इस तरह का बना लिया है, इसका दूसरा नहीं होना चाहिए किसी का भी इस तरह से। द टर्म ऑफ पेटेंट भी 24 फॉर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब 20 साल तक ही चलेगा आपका पेटेंट का जो भी आपने दिया होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पब्लिकली हो जाएगा वो। अच्छा, व्हाट इज पेटेंट इंफ्रिंजमेंट, इट्स टाइप, मतलब जो पेटेंट का इंफ्रिंजमेंट होता है वो क्या होता है और इसका टाइप कितने होते हैं। तो सेलिंग, ऑफरिंग टू सेल, यूजिंग ए, अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि इसका क्या क्या है। वाला हमारा देयर आर टू टाइप्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, इट occurs when a product is substantially close to any patented product or an in a case where the marketing or commercial use of invention is carried out without the permission of the owner of the invention। तो सेकेंड ये हमारा इंडायरेक्ट में, इट occurs when some amount of deceit or accidental infringement happen without any intention of infringement। 4.7 हमारा यहाँ दिया है, वो है कि व्हाट इज इन्फ्रिंजिंग एंड नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटी क्या होती है। तो जो पेटेंट एक्ट होता है हमारा, वो उसका होता है 1970 में जो बना था, डायरेक्टली लिस्ट डाउन एक्टिविटीज विच वुड बी कंसिडर्ड इन्फ्रिंजिंग। हैविंग सेड दैट, अभी यहाँ पे सब सेक्टर है, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब उसी के अंदर आती है। नॉन इन्फ्रिंजिंग एक्टिविटी क्या होती है हमारी यहाँ पे, वो होती है सेक्शन 47 49 जो होती है एंड 107A। वो डिफाइन करती है हमारे कुछ एक्टिविटी को जो इसी से रिलेटेड होते हैं हमारे, उसी में कंसिडर किया जाता है। दे कैन बी कॉल्ड द स्टैट्यूटरी एग्जाम्पशन टू इम्प्लीमेंट। इसमें आपका गवर्नमेंट यूज होता है। फिर हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, हमारा रिसर्च डेवलपमेंट में हमारा आता है। इसके अलावा 4.8 हमारा पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म राइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है उसका, फिर उसका वर्क क्या होता है। कॉपीराइट जो होता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, जो हमारा ऑनर को देता है हमारा। ठीक है, जो भी होती है जो लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है कॉपीराइट जो होता है। ठीक है, कॉपीराइट 1957 से हमारा पूरे इंडिया में सपोर्ट किया था। 1957 के पहले अगर आप कोई भी चीज़ कर किए होंगे ना तो कॉपीराइट के अंदर नहीं आता था, बट उसके बाद से जो भी ये ला आया है 1957 में ही हमारा आया था कॉपीराइट का ला। तो इसमें क्या होता है, ऑनर ऑफ कॉपीराइटेड वर्क। अब ऑनर क्या होता है, जो भी हमारा होता है उसका कॉपीराइट वर्क का इसका फ़ायदा ये होता है कि वो दे सकता है तुरंत, कि अगर वो फर्स्ट ऑनर उसका वही होता है जो इसका मालिक होता है, ऑथर होता है। ठीक है, तो वो दे सकता है आपको। जैसे आपका कोई भी ओरिजिनल वर्क हो गया, जैसे म्यूजिकल होगा, आर्टिस्टिक हो गया, तो आप क्या कर देंगे, वो आपसे परमिशन लेगा। ठीक है, उसके बदले आप चाहे तो उससे पैसे चार्ज कर सकते हैं, फिर फ्री में बोल सकते हैं यूज करो। कॉपीराइट का ऑनरशिप होता है। जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो डाला हुआ है, उसी को अगर
आप दोबारा डाल रहे हैं, ठीक है, अलाउ किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो दूसरा कोई डाल दिया तो कॉपीराइट तुरंत आ जाएगा। In addition, copyright ownership is more difficult to determine when the creator of a work is being paid by third party to create the work. यहाँ पे दिया है हमारा कि कुछ कॉपीराइट कैसे एलिजिबल होते हैं। एम्प्लॉई एंड कॉन्ट्रैक्टर वर्क, जैसे मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्टर का वर्क होता है, इफ पर्सन इन कोर्स ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो होती है हमारी, वो अप्रेंटिसशिप के अंदर हमारे आती है। एक होता है ज्वाइंट एंड कलेक्टिव ओनरशिप, वर्क ऑफ ज्वाइंट जो ऑथराइज होते हैं हमारी, उससे अधिक दो या दो से अधिक जो होता है इसमें काम करते हैं। एक होता है ट्रांसफर ऑफ राइट, हमारे क्या होना चाहिए, अधिकारों का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। अब राइट एंड नेबरिंग ये राइट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बाई असाइनमेंट। पहले का लाइसेंसिंग होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि द ओनर ऑफ कॉपीराइट मे आइदर लाइसेंस द इंटायर कॉपीराइट ऑफ आर लाइसेंस मे बी कन्फाइंड टू आर वन और मोर इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट, लाइसेंस के लिए होता है। एक होता है 4.9 के व्हाट इज कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट क्या होता है, अगर कोई तोड़ता होता है तो उसका क्या होता है। तो कॉपीराइट इज ए नेगेटिव राइट दैट लेटर इंजॉय एक्सक्लूसिव राइट ओनर विदाउट एनी हिंड्रेंस फ्रॉम अदर, मतलब बिना बाधा के काम करता है। इफ द वर्क इज एक्सप्लॉइटेड या यूज्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द ओनर विदाउट ऑथराइजेशन इट कंस्टिट्यूट्स एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट इन द वर्क। अब एक होता है तीसरा होता है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कैन बी प्राइमरी या सेकेंडरी, ये क्या हो सकता है, प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है ये वाला। फिर इन केस ऑफ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट क्या क्या हो सकता है, सारी चीजें इसमें देख सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट 1957 है, उसके अंदर क्या है, क्या क्या कहा गया है। अनऑथराइज जो भी यूज होता है हमारा, एक्सक्लूसिव राइट देता है हमारा कॉपीराइट का, उसका परमिट परमिट देता है हमको प्लेस करने का, वहाँ पर कम्युनिकेशन करने का, प्रॉफिट लॉस का, ये सारी चीजें हैं। 4.10 है कि व्हाट आर द रिमेडीज फॉर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, उसका रिमेडी क्या होता है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हमारा होता है। एक होता है सिविल रिमेडी होता है, इसमें हमारा क्या होती है, तो सिविल रिमेडी में आपको क्या होता है कि ये हमारा एक्ट 1957 में आया था हमारा, ये होता है ऑनर कॉपीराइट का आता है हमारा रिमेडी वे ऑफ इंजंक्शन डैमेज एंड अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस फॉलोइंग आर्डर आर कॉमनली पास्ड बाय द इंडियन कोर्ट्स इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। एक होता है हमारा इंटरलोकुटरी इंजंक्शन, एक होता है हमारा एंटन पिलर ऑर्डर, एक होता है जॉन डो ऑर्डर, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं। उसके बाद हमारा भी क्रिमिनल, एक होता है, ये तो सिविल वाला रेमेडी होगा आपका, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, क्रिमिनल रेमेडी, ये क्या होता है, सेक्शन 63 जो एक्ट होता है हमारा, स्टेट दैट क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द infringer by the owner of copyright and the punishment toward the same shall be imprisonment of at least 6 months which may be extended to 3 years with a fine of INR 50,000 विच में एक्सटेंड इन INR 2 लाख, 2 लाख तक में चल सकता है। इन केस ऑफ क्रिमिनल एक्शन एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर अब आगे हमारा कॉपीराइट हो गया, आपका पेटेंट हो गया, अब हम आ गए किस पे, पार्ट 2 पे, जिसमें हम रेगुलेशन पढ़ेंगे अब। इसमें क्या होगा, आपका कॉपीराइट रूल मिलेगा। इसमें भी है कॉपीराइट जो एक्ट हमारा होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI जो होता है वो 2005 का है। तो इसका टाइप क्या होता है हमारा, राइट इन्फॉर्मेशन या जो 2005 हमारा है, मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स द टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। द एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट विच empower ordinary citizen to question the government and its working, ये कैसे काम करता है उसके बारे में है। दिस हैज बीन वाइडली यूज्ड टू सिटीजन एंड मीडिया टू अनकवर करप्शन प्रोग्रेस इन गवर्नमेंट वर्क एक्सपेंसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके बारे में है। फिर हमें पूछा है टाइप्स क्या होते हैं हमारा इसका इंफॉर्मेशन का, जो RTI हमारा होते हैं वो हमारा है, द सिटीजन कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथराइज, के बारे में है। फिर हमारा दिया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो 2005 हमारा दिया है उसके अंदर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, एम्पावर सिटीजन टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को हमारा जो होता है एम्पावर करना होता है। फिर दिया हमारा द एक्ट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वर्किंग में क्या होता है, हमारा ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। फिर ये हमारा द एक्ट आल्सो हेल्प्स इन कंटेनिंग करप्शन इन द गवर्नमेंट एंड वर्क फॉर द पीपल इन ए बेटर वे। फिर हमें फोर्थ दिया है, द एक्ट इन विसेज बिल्डिंग बेटर इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स हु कुड कीप नेसेसरी
विजिल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। 4.13 हमारा है डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसको कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? फिर हमारा दिया है कि इसके अंदर क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ है। तो इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए क्या होता है हमारा, प्रोवाइड किया गया था। बहुत सारी चीज़ें इसमें है। अगर उसके दौरान मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन फेल हो गया, फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं आया, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। यदि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो होता है हमारा, उसको बताना है कि ई गवर्नेंस हमारा क्या होता है। यहाँ दिया है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इट इज ई गवर्नेंस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ऑल द प्रोसेस with the aim of enhancing government ability to address the needs of the general public. The basic purpose of e-governments is to simplify process for all गवर्नमेंट सिटीजन बिजनेस, ये सारी चीज़ें नेशनल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ई गवर्नेंस के अंदर हमारा आती है। इसका मेन पर्पज यही होता है। इट मेक्स द होल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कन्वेनियंट एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीज़ें हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पे किसके लिए आता है। एक होता है इसका जो प्रोजेक्ट है वो हमारे कुछ बने हुए, एक है हमारा ई मित्रा प्रोजेक्ट, ये होता है ई सेवा हमारा होता है प्रोजेक्ट, एक होता है सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, तो बेटर सर्विस डिलीवरी होता है सिटीजन को। इसके अलावा सबका अकाउंटेबिलिटी होता है। इसके अलावा एम्पावर करता है हमारा इसके इंफॉर्मेशन को, जो भी होता है हमारा गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, बिजनेस और इंडस्ट्री में ये काम आते हैं, इंप्रूव करता है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ई गवर्नेंस, इसका एडवांटेज और लाभ और हानि क्या होता है। ठीक है, तो एडवांटेज दिया हमारा कि इसका स्पीड, तो टेक्नोलॉजी जो होता है हमारा वो मैक्स करता है, बनाता है क्या, कम्युनिकेशन स्विफ्टर, इंटरनेट स्मार्टफोन हैव इनेबल इंस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ हाई वैल्यू ऑफ डाटा। ठीक है, हाई वैल्यू डाटा क्या होती है, हमको ट्रांसमिट करती है। ठीक है, सेविंग कॉस्ट होता है हमारा कि एला द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोज टुवर्ड द कास्ट ऑफ बाइंग स्टेशनरी फॉर ऑफिशियल पर्पज that in return record consume a lot of stationery, however replacing them with smart and interact इंटरनेट कैन सेव लॉट्स ऑफ मॉनिटरिंग एक्सपेंस एवरी ईयर। हर साल क्या करता है हमारा, डाटा को बचाता है, पैसा भी कास्ट को बचाता है हमारा, ट्रांसपेरेंसी रखता है हमारा, यहाँ पर हर चीज़ पूरा रहता है। ठीक है, कोई भी एक्सेस एक्सेस कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी होता है हमारा डायरेक्ट। नुकसान क्या होता है ई गवर्नेंस का, तो हाई सेटअप कास्ट एंड टेक्निकल डिफिकल्टी होता है, बहुत सारा दिक्कत हो सकता है इसमें, वही पैसा ज़्यादा लगता है इसमें। इलिटरेसी होते हैं हमारे लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे लोग होते हैं वो भारत में क्या होते हैं हमारा अशिक्षित है। ठीक है, जो नहीं जानते हैं कैसे कंप्यूटर को ओपन किया जाता है, कैसे स्मार्टफोन चलाया जाता है, तो उनके लिए क्या होता है, दिक्कत है। एक होता है हमारा साइबर क्राइम जो होता है, उसमें भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का दिक्कत होता है हमारा। ये हमारा नेक्स्ट है, व्हाट आर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर। अब इसका मतलब क्या होता है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, तो ये हमारा 14 लेयर का डाउन होता है, यहाँ पर दिया है। When a security procedure has been applied to an electronic record at a specific point of time, then such record shall be deemed to be secure electronic record from such point of time to the time of verification। फिर ये हमारा सेकंड, ये हमारा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिक्योर सेक्शन 15 लेज डाउन that an electronic signature shall be deemed to be a secure electronic signature। फिर हमारा दिया 17 नंबर, व्हाट इज द डिजिटल सिग्नेचर, क्या होती है, सर्टिफिकेट क्या होता है जो इसका होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं बताना। डिजिटल सर्टिफिकेट जानते ही है, ऑनलाइन होता है सब सारी चीज़। तो इसको ऑनलाइन क्या किया जाता है कि हमारा इक्विवेलेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के बारे सेम होता है हमारे यहाँ। ठीक है, उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट कैन बी प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली प्रूव वंस आइडेंटिटी। एक गारंटी क्या कर सकता है, बता सकता है। यहाँ पर दिया है हमारा क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 2 डिजिटल क्या होते हैं सर्टिफिकेट, द मेन फंक्शन ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज टू ऑथेंटिकेट द डिटेल ऑफ द साइनर। जो भी मैंने साइन करता है उसका क्या होता है, ऑथेंटिकेट करता है, मेन फंक्शन इसका ये होता है। इट इज टू फार्म फिलिंग, इस फार्म फिलिंग में इसका यूज होता है हमारे यहाँ पे। ऑनलाइन जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसमें इसका यूज होता है हमारा। क्लास 3 में क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है इसमें कैसे होता है, इसका सफेस्ट होता है, सबसे सफेस्ट पार्ट होता है इसका। ठीक है, हाई सिक्योरिटी एंड सेफ्टी होती है इसमें। इट इज मेनली यूज्ड इन ऑनलाइन ट्रेडिंग में इसका यूज किया था, ई कॉमर्स में। राइट टू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइबर रेगुलेशन होता है, उसका क्या होता है, साइबर
एप्लेट हमारा टर्मिनल होता है हमारा यहाँ पे, उसमें देखेंगे हम कि हाई इन्फॉर्मेशन देता है, सीसीए को देता है यानी कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं, क्या क्या टर्म्स ऑफ सर्विस क्या क्या होता है, अब पहले वाला है। फिर रिजनेशन एंड रिमूवल क्या होता है, कैसे प्रेजेंट प्रेसिडाइडिंग करता है हमारे यहाँ पे। ये हमारा पावर्स ऑफ साइबर प्लेट ट्रिब्यूनल होता है हमारा, जो कि हमारा पावर के बारे में दिखाता है, उससे कितना पावर, क्या किसके कितने पावर। फिर हमारे यहाँ पे व्हाट आर द लिमिटेशन या शॉर्टिंग कमिंग जो होती है ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, 2000 का जो होता है हमारा, इसी एक्ट का जो हमारा लिमिटेशन होता है वो क्या होता है। तो जो इसका लिमिटेशन कुछ अलग होता है, इंफॉर्मेशन जो आईटी एक्ट होता है इसका, वो सक्सेसफुल इस सेटिंग डाउन होता है हमारा फ्रेमवर्क साइबर इन साइबर स्पेस एंड एड्रेस फ्यू प्रेसिंग कंसर्न मिसिंग इन टेक्नोलॉजी की हमारा चीज़ें होती है, नॉट विद डिस्कॉन। फिर हमारे यहाँ पे होता है हमारा मेनी एक्सपर्ट, जो ये हमारा सब चीज़ें होती है, स्पैमिंग होता है इसके अंदर की, फिशिंग विशिंग होते हैं, ये सब नुकसान भी करते हैं ना फिशिंग से। इसमें बहुत सारे चल रहे हैं आजकल, दूसरे वेबसाइट बना दे रहे हैं अलग अलग तरीके से, फिशिंग अटैक भी होता है इसमें। और हमारे यहाँ पर डाटा प्रोटेक्शन भी लोग पहले से कर लेते हैं, प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, बैकिंग वैकिंग वगैरह सब, ठीक है, तो उसको बचाने का भी काम करना है। एक उसके बाद हमारा प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, प्राइवेसी को बचाना है। इसके अलावा हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, बहुत सारे चोरी हो जा रहे हैं आजकल डाटा वाटा का। साइबर वार जो होने वाले हैं, आजकल जो होने वाला है वार है, वो साइबर वार ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये वाटर लिमिटेशन क्या होना चाहिए, जो आई टी एक्ट 2000 का है। तो ये सब यही सब इसे फिशिंग वाला है, सबसे वही एक ही चीज़ है, 2 बार दे दिया यहाँ पे।